हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज जांगेड एंड आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगेड क्लासेस। और आज फिर से लेके आया हूं मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के पेपर का रिव्यू। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के पेपर के रिव्यू की, तो सीबीएसई क्या कर रहा है सीबीएसई हर बार पेपर में कुछ ना कुछ गलतियां, और उन गलतियों को जो है पे ऑफ करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। चलिए, इससे पहले कि मैं वो गलतियां बताऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ वाज द लेवल ऑफ द पेपर। इससे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ओवरऑल इकोनॉमिक्स का पेपर था, टोटल 80 मार्क्स का पेपर था, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनल चॉइसेस जैसे जो है 33% से हर एक पेपर में सीबीएसई ने इंक्रीज किए। इस पेपर में भी सीबीएसई ने 33% से जो है इंटरनल चॉइसेस वर गिवन इन द क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कोई चॉइस गिवन नहीं थी, जहां सारी की सारी चॉइसेस इंटरनल थी। ये रहा बाकी सारे पेपर्स के साथ जैसा होता है वैसा ही इकोनॉमिक्स के साथ। बट यहां पर अगर मैं बात करूं पेपर के स्टैंडर्ड की, कैसा पेपर था, किस तरह का पेपर था, काफी बच्चे कह रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि पेपर बहुत इजी था, इस तरीके से था। बट अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, तो पेपर जो है मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत इजी था। पेपर एक मॉडरेट डिग्री का पेपर था, एक स्टैंडर्ड पेपर था, एक अच्छा पेपर था। और अगर मैं बात करूं सीबीएसई के इकोनॉमिक्स के पेपर की, तो हियर सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वर गिवन, जो आज से पहले अर्लियर वी वर नॉट एबल टू सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन दी सीबीएसई's economics paper. So some application based questions were given in the question paper and some tricky questions. Like I found that all the questions were somewhere like asked in a different manner. चाहे वो मैं बात करूं पीपीसी के क्वेश्चन की, चाहे मैं बात करूं आपके इन्फ्लेशन के क्वेश्चन की, चाहे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के क्वेश्चंस की, चाहे मैं बात करूं आपके मार्केट इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जो इक्वेशंस दी हुई थी उन क्वेश्चंस की। यहां पे मैं उस क्वेश्चन को ट्रिकी नहीं कहूंगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, बट वो पहली बार पिछले इतने सालों से सीबीएसई अपने सैंपल पेपर में हैज कॉन्स्टेंटली गिवन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और अल्टीमेटली इस साल जो है पेपर में वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया गया। All those students, those who were solved such kind of questions, it was a very easy question for them. But जिन्होंने इस तरीके के questions, इस तरीके की equations कभी solve नहीं की हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा problematic question paper हो सकता है। अगर मैं बात करूं हॉट्स के क्वेश्चंस की, हॉट्स के क्वेश्चन काफी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी हैं, काफी क्वेश्चन ट्रिकी मैनर में पूछे गए हैं। बट अगर किसी स्टूडेंट ने इन डेप्थ स्टडी की है, कंसेप्ट्स अगर बिल्कुल क्लियर हैं, तो ये पेपर बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं रहेगा उनके लिए। अगर मैं बोलूं तो 60 नंबर तक, यानी कि 60 तक कोई भी स्टूडेंट इजीली स्कोर कर सकता है एक नॉर्मल सी पढ़ाई करने के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका ऑब्जेक्टिव ही जो है 80 आउट ऑफ 80 लाना था, शायद उनको यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एक दो क्वेश्चंस में। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के क्वेश्चन की, तो जिस पैटर्न में इस बार नेशनल इनकम का क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस हमने नेशनल इनकम के नहीं देखे हैं। ये बात कहने का या इस बात को ऐड करने का मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन डिफिकल्ट था। शायद हो सकता है कि ये बच्चों को काफी आसान भी लगा हो, बट द थिंग इज दैट कि द वे द थिंग्स वर आस्क्ड इन ऑल द सेट्स ऑफ दिल्ली इकोनॉमिक्स पेपर, उसमें इस तरीके के आइटम्स आज से पहले सीबीएसई ने इस तरीके से नहीं पूछे। सो नेशनल इनकम अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस तरीके से इनवर्स फॉर्मूला वगैरह बना के या इनवर्स कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं की, रिवर्स कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं की। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एरर्स की, सबसे पहले इंग्लिश के बाद अकाउंट्स के बाद बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज के बाद आज मैं बात कर रहा हूं उन एरर्स की जो इकोनॉमिक्स में है। आई डोंट नो सीबीएसई क्या चाहता है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, बट इस तरीके की चीजें डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। यहां पे मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले जिस एरर की, वो था सेट नंबर जो है, मुझे एक्चुअली अभी सेट मुझे मिले नहीं है, और मिले भी हैं तो मेरे पास सिर्फ फोन में है, तो आई कांट सी देम एंड फ्लिप देम व्हेनेवर आई नीड। सो सिर्फ मैंने इतना देखा है कि इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि इनकम डिटर्मिनेशन का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सीबीएसई ने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। मतलब किया क्या है कि एडी जहां पर एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल लाइन से, वहां पे ई पॉइंट दिखाया गया है, और जिसको ई पॉइंट इंडिकेट किया गया है, और ई का मतलब होता है इक्विलिब्रियम।
सिंपल लैंग्वेज में हम ये चीज जानते हैं। इसके बाद सीबीएसई ने उसी क्वेश्चन में एडी के ऊपर एक ब्रोकन लाइन से AD1 बनाया हुआ है, जिसको हम यूजुअली ये कहते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं वो इसके थ्रू शो किए जाते हैं। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है एरर्स की। तो एरर्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर AD1 AS को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग YF दिया हुआ है, यानी कि फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखिए अगर मैं डायग्राम के एक्सप्रेशन की बात करूं तो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, लेकिन अगर मैं YF की बात करूं यानी कि जो एक्स एक्सिस पे YF इंडिकेट किया गया है, जो पॉइंट जो है AD1 और AS के इंटरसेक्शन को शो करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम लेवल है YF, अगर उसकी बात करूं तो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। क्या करेंगे बच्चे, क्या करेगा सीबीएसई? देखिए नंबर मिलने चाहिए बच्चे को, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन हो रही है यहां पर वो जो है करेक्ट नहीं है। मैं करेक्ट डायग्राम भी स्क्रीन पे आप जो है देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट डायग्राम है अगर हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो। लेकिन यहां पे इस तरीके की चीज करके सीबीएसई ने कर दिया है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज। डेफिनेटली पेपर जो है इस तरीके की चीजें रहेंगी स्टूडेंट्स के ही फेवर में, बट ये गलतियां जो है इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लॉस हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है दिल्ली सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर में 2018-19 में जो आया है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखिए सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे जानते भी हैं, बट मैं आई एम डैम श्योर अबाउट द एवरेज स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा का पूरा इसमें जो है कॉपी कर दिया होगा, रीजन सारे लिख दिए होंगे, बट यहां पे सिर्फ सेकंड फेज को जो है एक्सप्लेन करना था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की। अब यहां पर अगर मैं हिंदी में देखूं इस क्वेश्चन को तो दिल्ली के इकोनॉमिक्स के पेपर में इसे यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को लिखा गया है आगम के प्रतिफल, यानी कि आगम के रासमान प्रतिफल का नियम। देखिए आगम नहीं होता है, आगम का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू का जो डिमिनिशिंग जब रेवेन्यू फॉल होता है और उसका डिमिनिशिंग लॉ है वो यहां पर एक्सप्लेन करने की बात कही गई है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू सी द क्वेश्चन इन द इंग्लिश सेक्शन देन उसमें जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की बात कही गई है। यहां पर बच्चों से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इंग्लिश में देख के और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वो आगम को कंसिडर करके कर रहे हैं तो ये शायद हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। एक्चुअली आगम नहीं होना चाहिए था, आगत होना चाहिए था, यानी कि चेंज इन इनपुट, इनपुट को कहते हैं आगत। तो ये कुछ गलतियां हैं सीबीएसई की जो सीबीएसई ने आज के पेपर में की। आपको रिव्यू कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि पेपर किस तरीके का था आपके लिए? इजी था, डिफिकल्ट था? जो भी था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका परसेप्शन मेरे परसेप्शन से अलग हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सेम ही हो, क्योंकि आपने अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, बाकी सारी चीजें की है, तो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा लगा। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरीके के रिव्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जी जरूर आप अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, लाइक करेंगे हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है आपके इसी तरीके के लाइक से और कमेंट से। सो देखते रहिए मनोज जांगेड़ क्लासेस। मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के रिव्यू में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।